Assalamu alaikum. You are watching Chemistry with Dr. Yusuf Zaid. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि KPSC केमिस्ट्री लेक्चर के पोस्टें अनाउंस हो गई हैं, तो उसके लिए तैयारी कैसे की जाए और पेपर किस तरह आता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक पुराना पेपर सॉल्व करके आया हूँ। तो उसमें से कुछ MCQs इस वीडियो में मैं अपलोड कर लूँगा और कुछ MCQs नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर लूँगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं KPSC केमिस्ट्री लेक्चर के पास्ट पेपर के MCQs आते किस तरह हैं और आप लोगों ने उसको सॉल्व किस तरह करना है। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। The number of occupied subshell in chromium plus 3 ion is ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 6। तो इस तरह के MCQ सॉल्व करने के लिए आप लोगों का इसका एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, किसका, क्रोमियम का। और फिर आप लोगों ने जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देख ले, क्रोमियम किस फॉर्म में है, +3 आयन के फॉर्म में है। तो +3 आयन के फॉर्म में ये किस तरह जाएगा, उसके लिए ये जब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये तब क्रोमियम +3 आयन में जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्रोमियम, एलिमेंटल क्रोमियम से कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। राइट साइड पे देख ले, इसका एटॉमिक नंबर है 24। और अगर यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख ले तो एलिमेंटल फॉर्म में क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d5 एंड 4s1। लेकिन ये 24 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है क्रोमियम +3 के लिए। तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब इस क्रोमियम 24 से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इसके नए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 21। तो फिर वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे इसका जो क्रोमियम +3 आयन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख ले, 3s2, 3p6, 4s0 एंड 3d3। अगर हम ऊपर देख ले तो 3d5 4s1 था, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से रिमूव हो गया है और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से। तो जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा, यहाँ पे 4s0 एंड 3d3। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सबशेल इन क्रोमियम +3 आयन के नंबर ऑफ सबशेल आपने फाइंड आउट करना है। और कौन सा सबशेल, ऑक्युपाइड सबशेल। तो अभी अगर यहाँ पे हम सबशेल की बात कर ले कि कौन कौन से ऑक्युपाइड है, तो वो है 1s, 2s, 3s, 2p, 3p एंड 3d। ये काउंट कर ले कितने बन रहे हैं आपके पास, 6 ऑक्युपाइड सबशेल बन रहे हैं। 4s को हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया, इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऑक्युपाइड सबशेल की, तो इसलिए इसको हमने एक्सक्लूड किया है। जो ऑक्युपाइड सबशेल है वो कितने, 6। तो ऑप्शन डी आपका कौन सा है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ns2, np6, nd10, n+1 s0 कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है, किसका, जो नीचे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने फाइंड आउट करना है और फिर जो स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करना है कि कौन सा इसके साथ मैच हो रहा है। जो भी मैच होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने एलिमेंटल जो एलिमेंट था क्या, उसका एटॉमिक नंबर देखा था, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड आउट किया था, फिर स्टेटमेंट में या ऑप्शन में जो आपको एलिमेंट दिया होता है
उसको आपने देखना होगा कि ये एलिमेंटल फॉर्म में आपके पास या इस पे कोई आयन है, कोई चार्ज है कि नहीं है, तो आपने उसको भी देखना है। तो अगर यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है अगर हम इसको देख ले तो ऑप्शन ए में है आपके पास पैलेडियम, ऑप्शन बी में है आपके पास सिल्वर, लेकिन उस पे क्या है, चार्ज है, +1 चार्ज है। इसी तरह अगर ऑप्शन सी को देख ले तो उस पे क्या है, 2 चार्ज है, +2 कैडमियम पे। तो पैलेडियम का अगर एटॉमिक नंबर देख ले तो 46 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d10। इसी तरह सिल्वर +1 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो वो किस तरह होगा, लेकिन इसके लिए पहले आपने एलिमेंटल सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है और एटॉमिक नंबर को देखना है। तो इसका एटॉमिक नंबर 47 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह बन जाएगा जिस तरह पैलेडियम का है। मतलब 47 से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले जाएंगे, किस में मूव हो जाएंगे, 46 में। इसी तरह अगर हम कैडमियम की बात कर ले तो कैडमियम का क्या है आपके पास, कैडमियम +2 में है और कैडमियम के एटॉमिक नंबर को अगर देख ले तो 48 है, +2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पैलेडियम के। तो तीनों के तीन का जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल हो गए, 46 के इक्वल हो गए। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों ऑल ऑफ दी अबव है, इसलिए कि ये आपके पास पैलेडियम एलिमेंटल फॉर्म है, सिल्वर +1 उस पे चार्ज है और इसी तरह कैडमियम पे +2 चार्ज है। ये तीनों के तीन आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मींस कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों के तीन में क्या है, इक्वल है और वो कितने हैं, 46। तो इसीलिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो 4d10 बन रहा है, 5s नॉट। इसी तरह अगर स्टेटमेंट को देख ले तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरह ही बन रहा है तीनों का। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड बाय व्हिच वन ऑफ देम। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं तो उसमें से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एटम अचीव कर रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो किस एटम का ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख ले तो उसी से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन जो 4 ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होना चाहिए या किसका होगा। तो ये हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d subshell plus total number of electron in s subshell। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 को देख ले। ऑप्शन 1 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो क्या है आपके पास, n-1 d3 एंड ns2। मतलब कि d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर ले तो ये क्या है आपके पास, जो 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आपने उसको सेपरेटली प्लेस करना है ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में, और इसी तरह आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फिर s ऑर्बिटल में प्लेस करना है। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2। इन दोनों को सम ऑफ कर ले तो आपके पास क्या आएगा, 5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। इसी तरह ऑप्शन बी को देख ले, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आपने ऑर्बिटल में किस तरह प्लेस करना है, पहले आपने एक एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेटली प्लेस करना है। अगर
सपोज यहाँ पे तो D5 है, अगर D6 होता तो फिर वो छठा इलेक्ट्रॉन या सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन हमने इसको पेयर फॉर्म में रखना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए हमने इसको सेपरेटली यहाँ पे प्लेस किया है। इसी तरह अगर इसकी बात कर ले तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको हमने पेयर फॉर्म में रख लिया है। तो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। इन दोनों को सम अप कर ले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं? 7। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है आपके पास? 7, ऑप्शन बी का। इसी तरह अभी ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? D8 और NS2। तो पहले आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली प्लेस करने हैं और जो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं डी में, फिर आपने उसको पेयर्ड फॉर्म में रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में आपके पास जो डी ऑर्बिटल है वो इसमें कितने बन रहे हैं? 2, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। इन दोनों को सम अप अगर कर ले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ रहे हैं? 4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा? 4। इसी तरह ऑप्शन बी को देख ले। ऑप्शन बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास D5NS1। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने सेपरेटली इसमें रखने हैं, किसमें? डी में, और फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है आपने उसको एस में रखना है। तो इन दोनों को सम अप कर ले, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो कितने? 5, और इसमें कितने हैं? 1। इन दोनों को अगर सम अप कर ले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 बन रहे हैं। जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। अगर हम ए बी सी और डी का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर कर ले तो सबसे ज्यादा किसका बन रहा है? ऑप्शन बी का, जो कि इक्वल है 7 का। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे बी आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम, जिसका एटॉमिक नंबर है 24। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों ऐसा है। पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने उसको क्या करना है? एक रीजन भी देना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए बन रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर है 24। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है यहाँ पे 1s2 2s2 p6, इसी तरह 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5 एंड 4s1। ये इसका क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास इस तरह क्यों बन रहा है? आपने यहाँ पे जो 4s1 लिख लिया है वो इलेक्ट्रॉन आपने d5 में क्यों प्लेस नहीं किया? वो d6 बन जाता और 4s0 बन जाता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर हम d5 या 3d की बात कर ले और 4s की बात कर ले तो d ऑर्बिटल इस केस में आपके पास हाफ फिल्ड है। इसी तरह s भी आपके पास हाफ फिल्ड है। दोनों आपके पास क्या है? हाफ फिल्ड है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास स्टेबल बन रहा है। या अगर हम इसको इस तरह कर लेते कि d से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेते 4s1 में, तो ये आपके पास क्या बनता? d4 बन जाता और s2 बन जाता। s कंप्लीट हो जाता, लेकिन वहां पे d आपके पास इनकम्प्लीट रह जाता, वो हाफ फिल्ड नहीं रहता उस टाइम पे। तो इसीलिए वो आपके पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये वाला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से है कि आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने इस तरह लिखना है जर्कोनियम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ ए कोलाइडल पार्टिकल इज। इसका साइज, कोलाइडल पार्टिकल का साइज किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 10 पावर -1 to 10 पावर -3 सेंटीमीटर, 10 raised to power -5 to 10 raised to power -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 10 raised to power -8 to 10 raised to power -5 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी है आपके पास 10 raised to power -6 to 10 raised to power -8 सेंटीमीटर। तो ये तो एक रटा क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको जुबानी याद करना है कि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है वो किसके इक्वल होगा? 10 raised to power -5 to 10 raised to power -7 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट वे टू चेक वेदर ए सिस्टम इज कोलाइडल इज बाय। आप लोगों ने इसको किस तरह चेक करना है कि ये जो सोल्यूशन है या कोई सिस्टम है ये आपके पास कोलाइडल है कि नहीं है? 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपके पास इलेक्ट्रोडायलिसिस, ऑप्शन बी है आपके पास फाइंडिंग आउट पार्टिकल साइज, ऑप्शन सी है आपके पास टिंडाल इफेक्ट एंड ऑप्शन डी है आपके पास ब्राउनियन मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है? ऑप्शन सी, टिंडाल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, आपने जो सोल्यूशन है या मिक्सचर है या कोई भी सिस्टम हो उसमें से लाइट पास करना है। अगर वो डिस्पर्स हो गया तो मतलब कि ये आपके पास क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टिंडाल इफेक्ट। तो हम किसी भी मिक्सचर को, किसी भी सोल्यूशन को या कोई भी सिस्टम हो उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये कोलाइडल है आपके पास कि नहीं? बाय मींस ऑफ टिंडाल इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा था? टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज मोर रैपिडली देन क्रिस्टलाइन पार्टिकल इन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कौन से पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स है आपके पास, एक कोलाइडल पार्टिकल है और एक क्रिस्टलाइन पार्टिकल है। इन दोनों में से पूछ रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल रैपिडली डिफ्यूज होता है किससे? क्रिस्टलाइन पार्टिकल से इन सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे देख ले कोलाइड क्रिस्टलाइड्स जो हैं आपके पास ये रैपिडली डिफ्यूज होता है सॉल्यूशन फॉर्म में। अगर एनिमल मेम्ब्रेन हो आपके पास या वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो तो ये जो क्रिस्टलाइड्स है आपके पास ये रेडिली क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई सोल्यूशन हो आपके पास और उसमें आप कोई भी क्रिस्टल क्या कर ले, डिसॉल्व कर ले, तो आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाता है। तो वो होमोजेनियस सोल्यूशन किसी भी मेम्ब्रेन से, एनिमल मेम्ब्रेन हो या वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो, दोनों में से इजीली पास हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरिया उसमें सॉल्युबलाइज कर ले वाटर में, इसी तरह शुगर है, सॉल्ट है या कोई दूसरा इस तरह का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो जो उसमें सॉल्युबल हो रहा हो, तो वो क्या करेगा? वो इजीली डिफ्यूज होगा। किस में से? एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से। सही हो गया, क्योंकि वो आपके पास होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर ले या कोलाइडल पार्टिकल्स की बात कर ले तो वो आपके पास सॉल्यूशन होमोजेनियस नहीं होता, उसमें आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो उसी वजह से वो एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से इजीली पास नहीं हो सकता। जो जिसका साइज स्मॉल होगा वो उसमें से पास कर जाएगा, लेकिन वो भी किस तरह पास होगा? स्लोली पास होगा। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है? फॉल्स है। उसमें क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कोलाइडल पार्टिकल इजीली पास हो सकता है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन पार्टिकल, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन पार्टिकल कैन इजीली पास थ्रू या डिफ्यूज देन कोलाइडल पार्टिकल। तो ये आपके पास गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल reacts with alkali to give 3-hydroxybutanol. The reaction is। यहाँ पे पूछ रहा है कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल आपके पास क्या है? एक एल्डिहाइड है जिसको एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं।
एसिटिल्डिहाइड या इथेनॉल अगर अल्कली के साथ रिएक्ट कर ले तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आपके पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज polymerization reaction, the second one is Claisen condensation reaction, and the third one is aldol condensation reaction, and option D is none of these. तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है? पहले देखते हैं कि एल्डिहाइड आपके पास कौन सा है जिसको एसिटिल्डिहाइड या इथेनॉल कहते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये आपस में दो जो मॉलिक्यूल है एसिटिल्डिहाइड के या इथेनॉल के एक दूसरे से रिएक्ट करके ये क्या देगा आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या अल्डोल, जिसको अल्डोल भी कहते हैं। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देख ले तो फर्स्ट बेस एक जो प्रोटॉन है एसिटिल्डिहाइड का या अल्फा प्रोटॉन है, तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा एनायन, कार्बेनायन। तो यही कार्बेनायन फिर अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, दूसरे एल्डिहाइड पे, और कहाँ पे अटैक करेगा? CH3 पे करेगा, प्रोटॉन पे करेगा या कार्बोनिल फंक्शनलिटी पे करेगा। तो यही कार्बेनायन अटैक करेगा फिर कार्बोनिल पे। किसके कार्बोनिल पे? एल्डिहाइड के कार्बोनिल पे, जो दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास एल्डिहाइड का, वो इस पे अटैक कर लेगा और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। तो यही जो ऑक्सीजन है या ऑक्साइड है वो अभी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, किससे? वाटर मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? अल्डोल कहते हैं। और अगर इसका आयोपेक नेम देख ले तो ये इसका आयोपेक नेम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा था कि इथेनॉल रिएक्ट विद अल्कली टू गिव 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके पास? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेसिस ऑफ क्रोटोनेल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। ये भी जो लास्ट रिएक्शन हमने देखा था बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का ही है कि उसमें क्या पूछ रहा था कि इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है या ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरह कि आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? क्रोटोनेल्डिहाइड आपके पास बन रहा है किससे? एसिटिल्डिहाइड से। और ये कौन सा रिएक्शन है? तो यहाँ पे भी नेम रिएक्शन है और उसका आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आपके पास ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो पहले इसको देख लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है और फिर एलिमिनेशन हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देख ले तो इसका मैकेनिज्म किस तरह बन रहा है आपके पास? स्टेटमेंट को पहले देख ले कि एसिटिल्डिहाइड से बन रहा है आपके पास क्रोटोनेल्डिहाइड। तो पहले आपने एसिटिल्डिहाइड लेना है और उसको रिएक्ट करना है बेस के साथ, तो वो वहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है? बेस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन को। कौन से प्रोटॉन को? अल्फा प्रोटॉन, जिस तरह लास्ट अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन में हमने देखा था। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे कार्बेनाइन बन रहा है। यही कार्बेनाइन पर अटैक करेगा नेक्स्ट जो एल्डिहाइड है उसके कार्बोनिल फंक्शनलिटी पे। तो उस पे अटैक करके ये बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसी तरह आपके पास बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फिर क्या होगा इसमें?
अगर इसको स्लाइटली हीट कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देख ले जो ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन, तो एडिशन तो यहाँ तक हो गई जिसमें आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इसी डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की वजह से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, जिसको कहते हैं क्रोटोनिल डिहाइड। तो यहाँ पे ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंट स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, पहले यहाँ पे एडिशन हो रही है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो अगर यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेप्स के बेस पे ये ऑप्शन क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ये इसी तरह का ना आता, इसकी जगह अगर कोई नेम रिएक्शन होता, फॉर एग्जांपल अल्डोल रिएक्शंस या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, या आपके पास क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, या वर्ड्स रिएक्शन हो गया, और कोई दूसरा इसी तरह का आप लिख ले, फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड जो आपके पास रिएजेंट है, तो आपने क्या करना था, उसी में भी आपने फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ऑप्शन को करेक्ट करना था, उसी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एल्डिहाइड्स दे डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशंस आर। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास वो कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम पिछले रिएक्शन को देख ले, पिछला रिएक्शन या ये वाला रिएक्शन, ये आपके पास क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था, जिसमें हमने कहा था कि बेस आके अल्फा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है और वो फिर नेक्स्ट एल्डिहाइड पे अटैक करके आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन उसमें पॉसिबल है। मतलब कि अगर उसमें अल्फा प्रोटॉन होगा तो तभी उसमें अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। विदाउट अल्फा प्रोटॉन आपके पास उसमें इसी तरह का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपने जो यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने इसी में देखना है कि आया इसमें आपके पास अल्फा प्रोटॉन है कि नहीं है। अगर अल्फा प्रोटॉन हो तो तभी आपके पास ये अल्डोल कंडेंसेशन उसमें पॉसिबल है। अगर अल्फा प्रोटॉन न हो तो आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन उसमें पॉसिबल नहीं है, मतलब कि उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। प्रोपेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, ये 5 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस, 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो 5 डिफरेंट एल्डिहाइड्स है उसमें से किस किस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास 3 एंड 4, ऑप्शन बी है आपके पास 2 एंड 5, ऑप्शन सी है आपके पास 1, 2 एंड 3 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 2, 3 एंड 5। तो अभी अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसी की स्ट्रक्चर से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल है और इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपके पास कौन सा है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के अगर स्ट्रक्चर को देख ले तो इसमें आपके पास अल्फा प्रोटॉन है, तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। इसी तरह ट्राइक्लोरोइथेनॉल को अगर देख ले तो इसमें अल्फा प्रोटॉन नहीं है, तो इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इथेनॉल में अगर देख ले तो इसमें भी अल्फा प्रोटॉन है। इसी तरह 2 फिनाइल इथेनॉल है, तो इसमें भी अल्फा प्रोटॉन है, तो इस दोनों में भी आपके पास जो अल्डोल कंडेंसेशन है वो पॉसिबल है। बेंजल्डिहाइड में अल्फा प्रोटॉन नहीं है, तो इसीलिए बेंजल्डिहाइड में अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, वो कौन कौन से हैं, ट्राइक्लोरोइथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस थे वो देख ले कि यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। ट्राइक्लोरो इथेनॉल जो है वो 2 नंबर और बेंजल्डिहाइड 5, तो यहाँ पे 2 एंड 5 देख ले कि वो कहाँ पे किस ऑप्शंस में दिए हुआ है, तो वो है ऑप्शन बी आपके पास। तो ये रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। किस किस में पॉसिबल नहीं है, 2 एंड 5 में। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है, ऑप्शन बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ ज़ई। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल के आइकन को दबा लें ताकि नए मज़ीद आने वाले तमाम वीडियो से आप लोग अपडेट होते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अच्छी वीडियोस और ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
दुखदाय पामान।